केमिस्ट्री ग्रेड 10 डोमेन फिजिकल केमिस्ट्री सब डोमेन मैटर का आज का जो हमारा एसएलओ है वो है एक्सप्लेन चेंजेस ऑफ स्टेट एंड इंटरनल एनर्जी विदाउट चेंज इन टेम्परेचर मेल्टिंग बॉइलिंग फ्रीजिंग कंडेंसेशन सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। तो हम लोग सबको समझ लेते हैं। हमसे कहना है कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक थ्योरी है, उसकी बेस पे आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि जब चेंज हो रहे हैं स्टेट के अंदर तो उस वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होता और इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो फिर हम लोग ये सारे प्रोसेसेस देखेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग फ्रीजिंग कंडेंसेशन सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमसे क्या कहती है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमसे कहती है कि जब भी फेज ट्रांजिशन होती है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर एक सब्सटेंस जाता है, तो उस वक्त जो आपका टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। उस वक्त आप हीट देते हो पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता। और यही वो हमसे कहना है कि आप लोगों ने बताना है कि जब चेंजेस ऑफ स्टेट होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो हम इसको समझने लगे हैं असल में टेम्परेचर बेस किस चीज पे करता है। तो टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे पे। और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। असल में मैं अभी ये समझाना चाह रही हूँ कि मेरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी से मतलब क्या है। अब जैसे फर्ज करें मैंने कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने पानी भर दिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पानी के 5 पार्टिकल्स लेने लगी हूँ। ठीक है, एंड मैं ये हर पार्टिकल की एक इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी रखने लगी हूँ। सो मैंने इसकी 5 जूल्स रख दी, इसकी 2 जूल्स रख दी, इसकी 10 रख दी, इसकी 20 रख दी, इसकी 50 रख दी। ठीक है, ये इन सारे पार्टिकल्स की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है इंडिविजुअल। बट टेम्परेचर इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप इस कंटेनर की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ना तो वो कुछ इस तरह निकलेगी कि आप सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करने के बाद उनको टोटल पार्टिकल्स पे आप लोग डिवाइड कर दोगे, जिसका आंसर अराउंड 17.4 समथिंग आता है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करेगा आपका टेम्परेचर, इसके प्रोपोर्शनल बढ़ेगा आपका टेम्परेचर। अब आप फर्स्ट करें यहाँ पे इवेपोरेशन हो गई है और जो मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल था 50 जूल्स वाला वो निकल गया। ठीक है, वो निकल चुका है। अब आपके पास अंदर रह गए हैं 5 वाला, 2 वाला, 10 वाला और 20 वाला। तो जो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी इस पॉट की वो हो गया आपके पास इस तरह। इसका आंसर आपके पास 9.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे अब आपकी डिपेंड करेगी इस पॉट का टेम्परेचर। तो जो आप लोगों का पॉट नंबर 2 है उसका टेम्परेचर है वो पॉट नंबर 1 से कम है, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग हो गई है। यहाँ पे जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी गिरी है तो टेम्परेचर भी खुद ब खुद ही गिर गया है। और यहाँ से हमें एक और कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि एवापोरेशन के बाद जो एवापोरेशन है कूलिंग प्रोसेस है, इसके बाद कूलिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा ये सब कुछ समझाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है और टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है, इसका क्या मतलब है। टेम्परेचर के कम होने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी के कम होने से टेम्परेचर कम होता है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा होने से टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसका मैं आप लोगों को यहाँ पे मतलब समझाना चाह रही थी। तो अपने एसएलओ की तरफ अगर हम लोग वापस आए, हमारा एसएलओ कह रहा था कि आप लोगों ने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बतानी है। और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अंदर क्या होता है कि फेज ट्रांजिशन के अंदर अगर आप लोग हीट प्रोवाइड करें तभी टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। तो मैं आप लोगों को समझाने लगी हूँ कि कैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जबकि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो हम लोग ये समझेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। यहाँ पे बस हम लोगों ने उस वक्त से पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब जो दूसरी चीज़ हम लोग ये पढ़ने लगे हैं ये असल में काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की डेफिनेशन है। तो हम लोग इसे समझने के लिए सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोग पढ़ने लगे हैं वो ये है कि इंटरनल एनर्जी क्या है। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तब भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी
तब भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ लिया इंटरनल एनर्जी क्या है। अब देखें, ये हमसे थ्योरी ये कह रही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। तो यहाँ पे हमें एक और बात ये पता चली कि पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। अब हम लोग लॉजिक की तरफ जाने लगे। हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की डेफिनेशन देखी और उस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ना है कि फेज चेंज के दौरान क्यों टेम्परेचर नहीं बढ़ता हीट के देने से, वजह क्या है। हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, पर तब भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो सबसे पहले मैं समझाऊं कि फेज चेंज क्या है, वो एरा कौन सा है जहाँ पे फेज चेंज हो रही है, वो कौन सी ड्यूरेशन है जिसे हम लोग फेज चेंज कहते हैं, और कौन सी इस तरह की ड्यूरेशन है इन दिस होल प्रोसेस कि जहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा होता। तो सबसे पहले आप लोग देखें, हम लोग आइस से शुरू हो जाते हैं। अगर आइस का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हो गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर हीट, तो इसका मतलब है टेम्परेचर तो बढ़ा है, ठीक है। फिर बीच में कुछ इस तरह का वक्त आता है जहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ता, 0 से 0 ही रह रहा है, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा। इधर बस सॉलिड से लिक्विड में फेज चेंज हो रहा है, तो इस जगह को हम लोग फेज चेंज कहते हैं। यहाँ पे जो हीट प्रोवाइड हो रही है जिसकी वजह से टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा लेकिन इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इस हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ आई वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं पार्टिकल्स के दरमियान, उनको बिल्ड करने में या उनको तोड़ने में, उनको ओवरकम करने में ये पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है। तो ये एनर्जी उस जगह पे यूज हो रही है, फेज चेंज करने में यूज हो रही है, दैट इज वाई यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। फिर हम लोग यहाँ पे भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बढ़ता बढ़ता 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। फिर कुछ दौर इस तरह का आएगा जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा अगरचे हम हीट प्रोवाइड करें। ये भी वो फेज चेंज का ही एरा है और यहाँ पे बॉइलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फेज चेंज है, फेज चेंज नंबर 1, और ये हमारे पास फेज चेंज नंबर 2 है, ठीक है। ये जो लेटेंट हीट है इसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं और इस लेटेंट हीट को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि फेज चेंज क्या है, फेज चेंज क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है और चेंज इन टेम्परेचर क्यों नहीं हो रहा। तो हमें ये सब कुछ समझ आ गया है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी भी हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हम लोग एक बार मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन के ऊपर नज़र डालते हैं। सारे प्रोसेसेस कौन कौन से हैं और सब कुछ इनके बारे में सब कुछ। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को हम लोग यहीं पे रहने देंगे। आज का हमारा मेजर कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने आज पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं व्हाट इज ऑल ऑफ दिस प्रोसेस, व्हाट आर ऑल ऑफ दिस प्रोसेसेस, ठीक है। इन टोटल ये 6 प्रोसेसेस हैं और हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हमें सारे प्रोसेसेस नजर आएंगे। हमें पता है कि 6 के 6 प्रोसेसेस हैं, डिपेंड तो यानी ये जो 6 के 6 प्रोसेसेस हैं तो इसी बारे में कि किससे किस में चेंज हो रहा है। तो जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा या लिक्विड से सॉलिड में होगा तो हम लोग इन दोनों प्रोसेस को यहाँ पे लिखेंगे। लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे लिखेंगे, और गैस से लिक्विड में आ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे लिखेंगे, और सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें सॉलिड से अगर लिक्विड में जाए तो उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग, और अगर लिक्विड से सॉलिड में आए तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। लिक्विड से गैस में जाए तो इसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग या इवेपोरेशन, और गैस से अगर लिक्विड में जाए तो इसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विडिफिकेशन, जिस तरह सॉलिडिफिकेशन था, ठीक है। अगर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, और अगर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जाए तो इसे हम लोग कहते हैं डेपोजिशन। तो ये वो 6 प्रोसेस हैं इनकी वहां पे बात हो रही थी, ठीक है, जो उन्होंने ऊपर बात की है। और जब भी आप लोग हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन इन 6 फेज चेंजेस के दौरान, ये जो 6 फेज चेंजेस हैं, आप लोगों का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है।
तो ये वाला एसएलओ हमारा आज का मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए। उन्होंने कहा था कि चेंज ऑफ स्टेट आप लोगों ने बताना है एंड इंटरनल एनर्जी विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इंटरनल एनर्जी और स्टेट चेंज हो जाती है। आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है इन सब के अंदर। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब भी ये फेज चेंज हो रही है, नो टेम्परेचर चेंज, ठीक है। उस वक्त सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी से बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है। जब आप लोग रिवर्स प्रोसेस में आ रहे हैं, लाइक लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, तो उस वक्त ये घट रही होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है उस वक्त। हर वक्त इंक्रीज नहीं करी, कभी ना कभी डिक्रीज भी करी है, लेकिन चेंज पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी पर कोई चेंज नहीं आएगा। उन्होंने बोला था कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को भी साथ समझाना, मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। इधर मैं जरा एक सेकंड वापस आती हूँ कि किस वक्त पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और किस वक्त कम होगी। तो जरा इस बात को आप लोग ध्यान से समझें। जब ये दो पार्टिकल्स हैं और इनके दरमियान में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। अब आप लोग चाहते हैं आप लोग इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करें, आप इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ें ताकि पार्टिकल्स दूर दूर जाएं, ठीक है। ये सॉलिड है, आप लोग इन पार्टिकल्स को दूर दूर करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड फिर गैस। तो आप लोग इस साइड जा रहे हैं ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, आप लोग पार्टिकल्स को दूर करें। तो जब आप लोग इसको ओवरकम करना चाहते हैं, तो जो आप वर्क करते हैं, जो वर्क डन होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर आप इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना चाहते हैं, तो यू हैव टू एब्जॉर्ब पोटेंशियल एनर्जी। इधर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी, इधर आप लोग पोटेंशियल एनर्जी देंगे तब ये पार्टिकल्स दूर होंगे। लेकिन अगर आप लोग लिक्विड से सॉलिड में आना चाहते हैं, आप इन दोनों पार्टिकल्स को करीब लाना चाहते हैं, इनके दरमियान में वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू रिलीज पोटेंशियल एनर्जी। इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी आप लोग रिलीज कर रहे होते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है। तो जब भी आप लोग किसी इस तरह के सब्सटेंस को जिसके पार्टिकल्स दूर हैं, इस तरह के सब्सटेंस में लेके जा रहे हैं जिसके पार्टिकल्स करीब हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है एक्सोथर्मिक, जिसके अंदर से पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है। और जो प्रोसेस जिसके अंदर आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ के पार्टिकल्स को दूर कर रहे हैं ना, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अंदर आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। सो मेल्टिंग के अंदर क्या हो रहा है, आप लोग सॉलिड के करीब वाले पार्टिकल्स के अंदर से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ के उसे लिक्विड बना रहे हैं। तो दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। लिक्विड से आप लोग गैस में जा रहे हैं, आप लोग करीब वाले पार्टिकल्स को दूर वाले पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आप लोग करीब वाले पार्टिकल्स को दूर वाले पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं सब्लिमेशन के दौरान, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक कर रहे हैं। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। एंड अदर थ्री जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, उनमें आप लोग दूर वाले पार्टिकल्स को करीब कर रहे हैं, उनको आप लोग कंप्रेस कर रहे हैं, आप लोग उनको पैक कर रहे हैं। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो आज का चलो यहीं तक, मिलते हैं अगले एसएलओ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।